हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के टोटल सेक्शन वगैरह के कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कब का है, 1955 का। ठीक है, याद रखना 1955 का है ये। ठीक है, कब का है, 1955 का। टोटल इसमें अगर सेक्शन की बात करते हैं तो टोटल सेक्शन इसमें है 30। ठीक है, ये भी याद रखना कि टोटल कितने सेक्शन है, इसमें 30 सेक्शन है। ठीक है, 18 मई 1955 को जो है ये क्या हुआ था, प्रवर्तन हुआ था इसका, यानी कि लागू हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट हैं। कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, तो टोटल जो है 6 चैप्टर में ये चीज़ डिवाइड है। जो टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, ये भी याद रखना। यानी कि कब का ये कानून है, तो 1955 का। ठीक है, टोटल जो सेक्शन है, टोटल सेक्शन है वो कितने हैं, 30। टोटल सेक्शन कितने हैं, 30 हैं। ये हो गया। उसका टोटल चैप्टर कितने हैं, ठीक है, टोटल चैप्टर इसमें कितने हैं, तो 6 टोटल चैप्टर हैं। तो अभी तो ये बेसिक पॉइंट है, अभी हम देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 30 सेक्शन में सारा सेक्शन नहीं पढ़ना है, उसमें से कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में क्या है कि यहाँ पे जो है अध्याय फर्स्ट में प्रारंभिकी दिया हुआ। ठीक है, इसमें टोटल जो है क्या है, टोटल 4 सेक्शन है। ठीक है, जिसमें से पहला सेक्शन जो है संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताता है। ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट के बारे में बताता है। दूसरा जो है अधिनियम का लागू होना। ठीक है, और तीसरा है वो परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। ठीक है, चौथा अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे सेक्शन 3 नहीं है, लेकिन सेक्शन 3 से जो है परिभाषा खंड से जो है ज़रूर पूछा जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो कहाँ जो है अधिनियम कहाँ लागू होगा, इसका नाम की बात अगर करते हैं तो ये क्या होगा, हिंदू जो है विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, इसका नाम ये होगा। विस्तार जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है से लेकर के संपूर्ण जो है भारत में जो है इसका विस्तार जो है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि अभी विस्तार कहाँ पे, संपूर्ण भारत में है। ठीक है, और अधिनियम का लागू होना जो है ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेक्शन 2 और 3 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, याद रखना। अब हम देखते हैं अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 में टोटल जो है कितने हैं, 5, 6, 7, 8। इसमें भी टोटल 4 सेक्शन हैं। ठीक है, देखो अध्याय फर्स्ट में 4 सेक्शन और इसमें भी 4 सेक्शन है। ठीक है, हिंदू विवाह की शर्तें, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। विवाद की संरक्षता, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेक्शन 7 है, जो सप्तपदी की बात करता है, हिंदू विवाह के लिए संस्कार। और 8, यानी ये चारों सेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो बस एक लाइन ऐसे देख लेना है कि देखो विवाह की शर्तें 5 और विवाह की संरक्षता 6 और 7 में क्या संस्कार होंगे, और उसके बाद रजिस्ट्रीकरण जो है 8 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 3 के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे है कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन की बात ये करता है। तो सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 भी है। सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन की बात करता है, और सेक्शन 10 जो है न्यायिक पृथक्करण की बात करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इसमें 2 ही सेक्शन था। सेक्शन अध्याय 4 विवाह की अकृत्यता और तलाक। ठीक है, यानी कि नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स की बात कर रहा है। ये जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। सेक्शन 11 शून्य विवाह की बात करता है। 12 शून्यकरणीय विवाह। ठीक है, 13 तलाक, 13A। ठीक है, विवाह विच्छेद कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी की वैकल्पिक अंतोष। 13B मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद, यानी म्यूचुअल कंसेंट से। 14 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये इसके लिए जो है याचिका पेश की जाएगी, वो विवाह के 1 वर्ष के अंदर
ठीक है, नहीं पेश की जाएगी। यानी कि वो 1 वर्ष बीत जाने के बाद जो है ऐसे विवाह को जो है नल करने के लिए, वाइड करने के लिए, जो है तलाक के लिए, वाइड क्या कहें इसको, बोलते हैं कि डिवोर्स के लिए विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही याचिका पेश की जाएगी। या जो है सेक्शन 14 बताता है। सेक्शन 15 ये बताता है कि कब तलाक प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। और सेक्शन 16 शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता। ठीक है, 17, 18 एक साथ पढ़ना है हमको। द्विविवाह के लिए दंड, बाइगेमी के लिए। हिंदू विवाह के लिए कुछ अन्य शर्तों के लिए उल्लंघन के लिए दंड, ये 18 में दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 5 में हम आते हैं जो क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी, यानी कि मतलब हमको ये देखना है कि कौन से न्यायालय में जो है अर्जी दी जाएगी। तो ये जो है सेक्शन 19 बताता है कि वो उस न्यायालय में कि जहाँ पुरुष रह रहा है, कि उस न्यायालय में कि जहाँ महिला जो है महिला के क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय पड़ता है, या ऐसा हो कि जहाँ इसके पहले पुरुष जहाँ एक साथ रहते थे। ये सारी चीज़ों में देखना होगा। सेक्शन 20 जो है याचिकाओं की अंतर्वस्तु और सत्यापन की बात करता है। 21 जो है 1908 के अधिनियम 5 का लागू होना, ये बताता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 20 तक देखना है हमको। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं 21 ये से इम्पोर्टेंट है, कुछ मामलों में अर्जियों का अंतरण करने की शक्ति। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और 21B इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचार और निपटारे संबंधी विशेष उपबंध, ये दोनों देख लें। लेकिन अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें तो ये पूछा भी गया क्वेश्चन दस्तावेज साक्ष्य, क्योंकि इस बार जो उत्तराखंड पीसीएस जेईई का एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है, 21C में है। ठीक है, धारा 22 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्रवाइयों को बंद कमरे में होना, उसका मुद्रण और प्रकाशन न किया जाना, ये जो है ये सेक्शन 22 बताता है। सेक्शन 23 कार्यवाहियों की अज्ञप्ति। ठीक है, ये बताता है। 23 से विवाह विच्छेद या अन्य जो कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी का अनुचोष, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि इधर के जो सेक्शन ना एकदम पूरा रट जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं सेक्शन 24 वादकालीन भरण पोषण। ये भरण पोषण से संबंधित है, जो है कार्रवाइयों का व्यय, यानी कि उस समय जब वाद जो है चल रहा हो। ठीक है, तो ये जो है टेम्पररी जो होता है। और सेक्शन 25 में जो है स्थायी निर्वाह के लिए भरण पोषण दिया जाता है। यानी परमानेंट अगर पूछे कहाँ पे है भरण पोषण तो 25 में है, और टेम्पररी पीरियड के लिए यानी जब वाद मतलब चल रहा हो तो वो 24 है। 26 में संपत्ति की अभिरक्षा, कस्टडी किसके पास रहेगी। 27 में संपत्ति का बयान। ठीक है, और 28 में डिक्रियों के आदेश की अपील होगी कि नहीं होगी ये बताएगा। 28 में प्रवर्तन, डिक्रियों का प्रवर्तन दिया हुआ है। ठीक है, और आखिरी चैप्टर 6 जो हम बात करते हैं जिसमें 2 धाराएं हैं 29 और 30। तो एक व्यावृत्ति है और दूसरा जो है रिपील्ड प्रोविजन है सेक्शन 30। ठीक है, तो ये तो ना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इधर अगर देखें तो ये वाला जो है संपत्ति की अपरक्षा, डिक्रियों की अपील, भरण पोषण, ये दोनों देखना है। कार्रवाइयों की अभिव्यक्ति, और ये 21G और 22। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इधर हम देखते हैं तो ये क्षेत्राधिकार से नहीं उतना इम्पोर्टेंट, 17, 18 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 15, फिर उसके बाद 14, 13A, B, 13, 12 और वाइड। और इधर आ जाते हैं तो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 7 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 8 और परिभाषा खंड। तो इसमें हमने देखा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आओगा। थैंक यू सो मच।